खबरों को विस्तार देते हैं। बात रूस यूक्रेन युद्ध की कर लेते हैं। वो युद्ध जो 3.5 सालों से जारी है, पूरी दुनिया शांति की राह जिस पर तलाश रही है, वहीं अमेरिका एक बार फिर अपनी पुरानी आदत से मजबूर दिख रहा है, युद्ध से मुनाफा कमाना और दूसरों को विलेन ठहराना। ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि वो रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि असल में युद्ध से सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, भारत या अमेरिका? भारत की स्थिति साफ है, उसने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदा और उसे रिफाइन कर वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराया। इससे ऊर्जा संकट कम हुआ है और यूरोप जैसे देशों को स्थिर आपूर्ति मिली है। यही कारण था कि कभी अमेरिका ने भारत की इस भूमिका की सराहना भी की थी, लेकिन अब वही अमेरिका भारत पर मुनाफाखोरी का ठप्पा लगाने पर तुला हुआ है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो खुले मन से भारत पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि अमेरिकी तेल गैस कंपनियों ने 2022 और 2023 में युद्धकालीन मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका ने यूरोप को अपनी एलएनजी 4 गुना दाम पर बेची, हथियार उद्योग को मजबूत किया और नेटो में अपनी पकड़ और ज्यादा गहरी कर ली। अब यहां सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार 20% बढ़ाकर अरबों डॉलर कमा रहा है, तब भारत को निशाना आखिर क्यों बना रहा है? जब रूस से सबसे अधिक तेल चीन खरीदता है, तो भारत पर ही शिकंजा क्यों कसा जा रहा है? अब इन सब के बीच विश्लेषण कीजिए। दरअसल असलियत यह है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर उसे अपने हितैषी व्यापार समझौते की ओर धकेलना चाहता है। ऊर्जा से लेकर कृषि और रक्षा बाजार तक वॉशिंगटन चाहता है कि नई दिल्ली उसके लिए दरवाजे खोल दे, और जब भारत ने यह झुकाव नहीं दिखाया, चाहे वो शांति प्रयास का श्रेय ट्रंप को ना देना हो या फिर डेयरी बाजार ना खोलना हो, तो बदले की राजनीति के तहत टैरिफ और धमकियों का खेल शुरू कर दिया गया। भारत का रुख स्पष्ट है, तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है। किसी भी हाल में ये मुनाफाखोरी नहीं है। अगर अमेरिका युद्ध से मुनाफा कमाते हुए खुद को शांति दूत और लोकतंत्र का रक्षक बताता है, तो ये उसकी ढोंगपूर्ण नीति का परिचायक है। दरअसल अमेरिका की दोहरी जो रणनीति है वो अब किसी से छिपी नहीं है। एक और तो वो युद्ध से अरबों डॉलर का मुनाफा समेट रहा है, दूसरी तरफ भारत जैसे देशों को कटघरे में खड़ा करके अपनी नैतिकता बेच रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अमेरिका भारत पर मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहा है और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में खुद को शांति दूत साबित करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो ये भूल जाता है कि बात चाहे रूस की हो या फिर यूक्रेन की, क्योंकि दोनों के ही राष्ट्राध्यक्षों ने, चाहे वो पुतिन हो या ज़ेलेंस्की, दोनों ने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। दोनों ने ही अपील की कि संवाद का रास्ता अगर है, शांति का अगर रास्ता है, तो भारत को इसमें आगे आना होगा। यानी अमेरिका अपनी मुनाफे के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत जिस कदम के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें साफ तौर पर भारत का एक संदेश है कि संवाद का रास्ता हो, युद्ध नहीं, हम बुद्ध की धरती हैं। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध ने जहां वैश्विक ऊर्जा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है, यूरोप जो लंबे समय तक रूसी गैस और तेल पर निर्भर रहा है, अचानक संकट में पड़ गया। इस बीच भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदा, वैश्विक बाजार को स्थिर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत पर ऐसे आरोप लगा रहा है मानो भारत ही रूस की युद्ध मशीन का सबसे बड़ा ईंधन दाता हो। भारत ने रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन किया और उन यूरोपीय देशों तक पहुंचाया जिन्होंने रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाए थे। यूरोपीय संघ के अपने नियम यानी काउंसिल रेगुलेशन
33 जो कि 2014 का है, साफ ये कहता है कि जब कच्चा तेल रिफाइन होकर किसी तीसरे देश से आता है तो उसे रूसी तेल नहीं माना जाता है। यानी भारत का व्यापार पूरी तरह से वैध है, पूरी तरह से लीगल है। अब वास्तव में इस प्रक्रिया ने वैश्विक ऊर्जा संकट को गहराने से बचाया है। अगर भारत यह कदम न उठाता तो यूरोप और एशिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही होती। भारत पर उंगली उठाने वाले अमेरिका को पहले अपने आंकड़ों पर नजर डालना चाहिए। 2022 में अमेरिका यूरोप का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया था। उसने अपनी गैस 4 गुना दाम पर बेचकर यूरोपीय संकट का फायदा उठाया। अमेरिकी तेल और गैस कंपनियों ने 2021 की तुलना में 125% अधिक मुनाफा कमाया 2022 में। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका ने यूक्रेन को $19 बिलियन से अधिक के हथियार बेचे। इसके बाद अमेरिकी रक्षा कंपनियों के शेयर में बेतहाशा उछाल देखा गया। यहां तक कि अमेरिका ने खुलेआम ये स्वीकारा कि यूक्रेन को दी गई सैन्य सहायता से उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। यानी युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अब सवाल बड़ा ये है कि ट्रंप प्रशासन जो भारत को निशाना बना रहा है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि रूस से सबसे अधिक तेल खरीदने वाला देश तो चीन है। चीन ने रूस से आयात कई गुना बढ़ाया, लेकिन अमेरिकी प्रशासन उस पर उतना आक्रामक नहीं दिखा। इससे साफ है कि अमेरिका की असली चिंता रूस या युद्ध नहीं है बल्कि भारत का उभरता हुआ प्रभाव है। भारत पर टैरिफ लगाने, प्रतिबंधों की धमकी देने और मुनाफाखोरी का आरोप लगाने के पीछे असल वजह आर्थिक है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, ऊर्जा क्षेत्र में वॉशिंगटन पर निर्भर बने और भू राजनीतिक स्तर पर केवल अमेरिकी हितों के अनुसार चले। जब भारत ने यह सब करने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र नीति पर अडिग रहा तो अमेरिका ने उसे विलेन बनाकर दबाव बनाया, रणनीति अपनाई दबाव की। भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है। पहला ये कि रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत है, यानी यहां पर भारत पहले अपना हित देखेगा। दूसरा ये कि इस व्यापार में वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने में मदद मिलती है। और तीसरा कि भारत ने युद्ध से लाभ कमाने के लिए हथियार नहीं बेचे बल्कि केवल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया। इसके उलट अमेरिका का रुख पूरी तरह से ढोंगपूर्ण रहा है। वो हथियार बेचकर और महंगी गैस सप्लाई करके युद्ध से मुनाफा कमाता है, लेकिन खुद को शांति और लोकतंत्र का संरक्षक बताता है। ट्रंप प्रशासन की बयानबाजी और बेसेंट नवारो जैसे अधिकारियों के आरोप दरअसल अमेरिका की खोखली नैतिकता का प्रमाण है। वॉशिंगटन अपनी मुनाफाखोरी पर पर्दा डालने के लिए भारत को निशाना बना रहा है, लेकिन भारत किसी भी धमकी या दबाव में आने वाला नहीं है। अपनी सुरक्षा और वैश्विक जिम्मेदारी दोनों को भारत संतुलित करते हुए आगे बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका की नीति यही है कि युद्ध से मुनाफा कमाओ और नैतिकता का झंडा दूसरों पर लहराओ, लेकिन समय आ गया है कि दुनिया इस पाखंड को पहचाने, जाने और समझे। और भारत जिस तरीके से अपनी भूमिका दुनिया के सामने रख रहा है वो साफ दर्शाता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत सदैव से युद्ध की नहीं बल्कि संवाद की राह पर चलता है। भारत सदैव से दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा आधार बनता है। भारत हमेशा से एक बात कह चुका है और अब तो भारत का न्यू नॉर्मल जब ऑपरेशन सिंदूर है तो भारत ने यह कह दिया है कि भारत सबसे पहले भारतवासियों के लिए और उन सनातनियों के लिए सोचेगा जो दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समझती है। तो अब तय आप करिए कि आखिर अमेरिका ये ढोंग कर रहा है शांति का दूत बनने का या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और है।
और आइए वर्ल्ड वॉच में बात कर लेते हैं उस पॉलिटिक्स की जो साफ तौर पर ये बता रही है कि कौन ढोंग कर रहा है और कौन सच के साथ है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% तक का आयात शुल्क थोपने के बाद वैश्विक राजनीति में नया मोड़ आया। चीन जो पिछले वर्षों तक भारत की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, अब अचानक भारत के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। बीजिंग ने न केवल ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को आर्थिक धमकी करार दिया, बल्कि भारत के साथ मिलकर WTO ढांचे की रक्षा करने की भी बात कह डाली है। चीन के भारत में राजदूत शू फेहोंग का यह बयान है कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। दोनों को डबल इंजन शक्ति बनकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है। निश्चित रूप से वैश्विक संदेश है। वहीं सीमा विवाद में प्रगति, कैलाश यात्रा को फिर से खोखला और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कदम इस बदलते रिश्ते की तस्वीर को और स्पष्ट करते हैं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि चीन की दो मुही कूटनीति को वो ना भूले। चीन का जो दोहरा चरित्र है, जो उसकी विस्तारवादी नीति है, वो भारत को नहीं बोलनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स जो खास तौर से चीन का भोपू कहा जाता है, मुखपत्र है, जो कभी भारत को विदेशी निवेश का कब्रिस्तान बताने वाले लेख यहाँ पर आप देख सकते थे, छापता था, आज दोस्ती और विकास की बातें कर रहा है। ये बदलाव जितना आकर्षक लगता है उतना ही सतर्क रहने की आवश्यकता भी है, क्योंकि चीन ने पहले भी ऐसा ही किया है। इतिहास गवाह है कि बीजिंग अक्सर रणनीतिक हित साधने के लिए अपने सुर बदलता है। अमेरिका की नीति निश्चित ही भारत पर अनुचित दबाव डालने वाली हो, लेकिन ये भी सच है कि भारत अब किसी भी गुट का हिस्सा बने बिना खुद एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। बीजिंग ने अमेरिका जो लगातार टैरिफ बम फोड़ रहा था, अमेरिकी टैरिफ को एक तरफा और अनुचित बताते हुए खुलकर विरोध और साफ किया है और साफ कहा है कि इस तरह की धमकी केवल दबंग को ताकत देती है। चीन के इस बदलते रवैये के कई संकेत हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा विवाद सुलझाने के लिए WMCC कार्य समूह, रिवर डेटा साझा करने की पहल और सीमा बाजारों को खोलने की बातचीत, ये सब ऐसे कदम हैं जिनसे बीजिंग ये संदेश देना चाहता है कि वो भारत के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है। लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन की राजनीति दोहरी चाल पर आधारित है। एक ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी ओर रणनीतिक हित साधने के लिए अवसरवादी रुख अपनाना। यही वजह है कि भारत को इस समर्थन को स्वागत योग्य मानते हुए भी अंधविश्वास से बचना होगा, क्योंकि वही चीन जिसने लद्दाख की सीमा पर तनाव पैदा किया, वही चीन आज भारत का साझेदार बनने का दावा कर रहा है। भारत के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, न अमेरिका की शर्तों में बंधना, न चीन के प्रभाव में आना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह होने वाली चीन यात्रा इस बदले हुए समीकरण का बड़ा इम्तिहान होगी। 2018 के बाद यह उनकी पहली बीजिंग यात्रा है। इस दौरान चीन निश्चित रूप से दोस्ती के अनेक प्रस्ताव रखेगा, लेकिन भारत को यह तय करना होगा कि वो किस हद तक बीजिंग के करीब जाएगा। सहयोग करना अलग बात है और चीन के जाल में फंसना अलग है। अमेरिका की नीति फिलहाल उसी पर भारी पड़ रही है। उसकी टैरिफ कूटनीति से भारत और चीन को एक दूसरे के करीब आने का अवसर मिल रहा है। आज भारत का रुख स्पष्ट होना चाहिए, न दबाव में झुकना है, न छलावे में फंसना है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र रणनीति को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया को यह दिखाना है कि भारत अब अकेले महाशक्ति बनने की राह पर निकल पड़ा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसकी सरपरस्त जो आतंकी ISIS और ISI की हम बात कर रहे हैं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक सैन्य कार्रवाई के बाद एक बार फिर अपनी आतंकी मशीनरी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ये सभी आतंकी जो हैं वो फिर से ऑपरेशन सिंदूर में जो झटका लगा उसके बाद एक बार फिर से ISI के साथ मिलकर, पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर अपनी मशीनरी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मसूद अजहर और उसके परिवार ने
9 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 390 करोड़ जुटाने का टारगेट तय किया है ताकि 313 नए कैंप खड़े किए जा सके। लेकिन इस बार पैसों का जुगाड़ बैंकिंग चैनल से नहीं बल्कि डिजिटल वॉलेट्स और डिजिटल हवाला के जरिए किया जा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभानअल्लाह सहित 5 बड़े ट्रेनिंग कैंप तबाह हुए थे। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए थे। ये करारी चोट जैश और उसके आकाओं के लिए चेतावनी थी कि भारत अब सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि आतंक की जड़ों पर प्रहार करने में सक्षम है। यही वजह है कि अब जैश अपनी नई रणनीति में कैंपों की संख्या को बेतहाशा बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आतंकियों का मानना है कि बड़ी संख्या में कैंप बनाकर भारत को भ्रमित किया जा सकेगा। असल में यह भारत की ताकत का भय है जिसने आतंकियों को छिपने और पैतरे बदलने पर मजबूर किया है। खुफिया एजेंसीज ने 5 डिजिटल वॉलेट्स पकड़े हैं जिनके तार सीधे मसूद अजहर, उसके बेटों और भाइयों से जुड़े हैं। इजी पैसा और साडापे जैसे पाकिस्तानी वॉलेट्स के जरिए पैसा इकट्ठा करके छोटे हिस्सों में निकाल लिया जाता है। हर महीने करीब 30 नए वॉलेट्स खोले जाते हैं और हर 4 महीने में उन्हें बदल दिया जाता है। ये तंत्र ठीक वैसा ही है जैसे डिजिटल हवाला जो बैंकिंग तंत्र से बाहर रहकर पैसों का लेन देन संभव बनाता है। जैश इन पैसों को कभी गाजा की मदद, कभी मस्जिदों और मरकजों के निर्माण के नाम पर इकट्ठा कर रहा है। लेकिन असलियत यही है कि ये रकम आतंकियों की ट्रेनिंग, हथियार खरीद और नेताओं की ऐशो आराम पर खर्च हो रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से 2022 में बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। उसने दावा किया था कि मसूद अजहर और उसके परिवार पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब उसी के डिजिटल वॉलेट्स में मोटी रकम का खेल उजागर हुआ है। ये सबूत ये बताता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद पर अंकुश का दावा महज दिखावा है। भारत की कूटनीति ने लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाया और आज इस्लामाबाद दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। सिर्फ डिजिटल वॉलेट ही नहीं बल्कि मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान भी दान के नाम पर पैसा जुटाया जा रहा है।